हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में डे 35 की। तो उत्तराखंड स्पेशल क्लास है जो कि आप लोगों के लिए चलाई जा रही है और जिसमें हम भारत के इतिहास को डिस्कस कर रहे थे। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल को पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। अंतिम समय है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें और जितना हो सके रिवीजन पर ध्यान दें। और अब समय आ चुका है कि आप लोगों को अपनी तैयारी को फाइनल टच देना पड़ेगा और किस प्रकार से है जो कि मैं यहाँ पर अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में आप लोगों को करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों की जीके है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और करंट अफेयर की क्लास भी मैंने यहाँ पर दे रखी है आप लोगों को, उसको भी आप ज़रूर देखना अंतिम समय में। तो आज हम मुगल काल को पढ़ते हैं। मुगलिया सल्तनत है जो कि अब हम शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड के पर्यटन आप देख सकते हैं, कंप्यूटर भी देख सकते हैं, विश्व का इतिहास, पटवारी लेखपाल वाले विश्व का इतिहास जरूर देख के जाना, आप लोगों से हर वीडियो में मैं कहता हूं। और उत्तराखंड का भूगोल भी मैंने करा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड पिंसर ईयर बुक से भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, मैंने करा रखा है, तो आप लोग इन सारी क्लास को देख सकते हैं। रीजनिंग आप लोग छोड़ के चले आते हैं, बहुत से बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ खास, तो आप लोग इनको करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हल मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग इनको देखना। उसके अलावा आप लोग हिंदी की क्लास भी है जो कि देख सकते हैं, तो इस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने कल बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे मुगल काल की। मुगल काल की अगर हम बात करें तो 1526 से 1707 तक इसका काल माना जाता है। और इसको अब हम देखते हैं कौन कौन से राजा हैं या फिर इनके जो शासक हैं वो यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बाबर 1526 से 1530, उसके बाद हुमायूं आता है। हुमायूं यहाँ पर 2 बार बनता है शासक, 1530 से 40 तक। उसके बीच में ये चला जाता है, यहाँ से भाग जाता है शेरशाह सूरी से हार कर, लेकिन 1555 से 1556 में ये फिर आता है, गद्दी पर बैठता है। उसके बाद अकबर आता है जो कि 1556 से 1605 है। उसके बाद इसका बेटा जहांगीर 1605 से 1627। उसके बाद इसका बेटा शाहजहाँ जो कि 1628 से 58, और लास्ट में इनका बेटा आता है औरंगजेब 58 से लेके 1707 तक। तो इस प्रकार है जो कि आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें इनके काल क्रम की, जैसे कि आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए फिर ए से अकबर, फिर जे से जहांगीर, एच से शाहजहाँ, औरंगजेब ओ आप लोग इसको कह सकते हैं औरंगजेब। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, BHAJHSO, भाजसो करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख रखी है। आप लोगों को मुगल के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है कि इनकी जो राजकीय भाषा है वो क्या है, फारसी भाषा। तो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार कि राजकीय भाषा मुगलों की क्या थी, तो फारसी थी। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बाबर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1526 से 30 तक 4 साल ये शासन करता है। इसका नाम आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है जो कि इसका नाम है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा है जो कि चदगाई वंश के हैं। और अगर माता की बात करेंगे तो कुतुल्लु की निगार खानम जो कि चंगेज खां की वंशज है। तो ये बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसका जन्म स्थान आप लोगों से पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो फरगना या फिर जिसको अंदीजान शहर भी कहा जाता है। 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है उस दिन इसको ये पृथ्वी पर अवतरित हुआ था, यानी कि इसका जन्म हुआ था। सिंपल सी बात। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी इसकी लड़ाइयों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उन लड़ाइयों को देखते हैं। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ये हराता है पानीपत की पहली लड़ाई में, और ये लड़ाई कब होती है, 1526 में। तो पहली लड़ाई है बाबर की जो कि भारत में होती है, लेकिन इससे पहले भी ये 5 आक्रमण है भारत में कर चुका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई की, तो इसने एक युद्ध नीति की
का पालन किया था, और उस युद्ध नीति को आप लोगों से पूछ लिया जाता है जिसको बोलते हैं तुलगमा पद्धति। और इस तुलगमा पद्धति में इसने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। भारत में तोप खाने का प्रयोग करने वाला पहला शासक है जो कि माना जाता है। इसने यहाँ पर तोप बारूदों का प्रयोग किया था पहली बार, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। जब ये जीता था उसके बाद ये इस खुशी में जो भी यहाँ से लूट के ले गया था माल, और काबुल गया, ये काबुल में इसने हर किसी व्यक्ति को क्या दिया, चांदी का सिक्का दिया। तो चांदी का सिक्का दिया यानी कि दान किया, जिसके कारण इसको कलंदर की उपाधि दी गई। तो इसलिए इसको कलंदर भी कहा जाता है। बाबर की उपाधि अगर आप लोगों से पूछी जाएगी तो कलंदर है जो कि इसकी उपाधि है। उसके बाद 1526 के बाद 1527 ईस्वी में एक युद्ध और होता है जिसको हम बोलते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। और आप लोगों को यहाँ से क्या बात में ध्यान में रखनी है कि बाबर की इसमें क्या होती है, विजय होती है। एक बात आप लोग ये ध्यान में रख लेना कि बाबर ने जितने भी युद्ध किए, जितने भी आप लोगों को युद्ध बाबर के पूछ लिया जाएगा, उसमें विजय बाबर की ही होती है। ठीक है, ये एक प्रकार का धर्म युद्ध था, और इस युद्ध में पहली बार जिहाद का नारा दिया गया था। इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक है दोस्तों, खानवा के बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। मेदिनी राय को ये इस युद्ध में हराता है। तो इस प्रकार आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। फिर इसका अंतिम युद्ध है जो कि घाघरा का युद्ध माना जाता है 1529 में। बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को ये क्या करता है, हराता है। और अगर हम बात करें घाघरा की युद्ध की, तो भारत का पहला ऐसा युद्ध है मध्यकालीन भारत का जो जल और थल सीमा में लड़ा गया था। जल और थल सीमा में ये लड़ा गया था क्योंकि ये जो घाघरा है, घाघरा एक नदी का नाम है। ठीक है, तो घाघरा नदी के किनारे ये लड़ा गया था, इसलिए ये जल और थल दोनों में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था। तो इस प्रकार है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। किस प्रकार से आप लोग इनके युद्ध को ध्यान में रख सकते हैं, तो बाबर ने सबसे पहले क्या किया, पानी पिया। पानी पिए से पानीपत आप लोग याद करेंगे। पानी पिए के बाद इसने खाना खाया, तो खाना खाया से आप खानवा का युद्ध याद कर सकते हैं। खाना खाए के बाद इसने चाँद देखा। क्या देखा, चाँद देखा, और चाँद देखने को आप लोग याद करेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध के बाद चाँद देखा, और चाँद देखने के बाद ये क्या हुआ, घर चले गया यानी कि मर गया। तो घाघरा का युद्ध है जो कि आप लोगों को याद करना है। तो इस प्रकार आप लोग इसकी युद्धों के क्रम को याद कर सकते हैं। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और आगरा शहर में इसको दफनाया जाता है। लेकिन बाद में इसका जो मकबरा है वो काबुल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि पहले इसको आगरा में दफनाया गया, आगरा के बाद इसको मकबरे को काबुल में ले जाया गया, वहीं पर इसको दफनाया गया। एक प्रश्न आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, जिसको हम बोलते हैं बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी भी इसको कहा जाता है, और ये तुर्की भाषा में है। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखित है, तो ये आत्मकथा है, बाबर ने स्वयं लिखी थी, तो तुर्की भाषा में है ये। ठीक है, बाबर के बाद इसका बेटा आता है हुमायूं, और हुमायूं है जो कि 1530 से 40 तक पहला शासनकाल में रहता है। 40 से 55 तक ये चला जाता है, भाग जाता है सिंध क्षेत्र में शेरशाह सूरी से डरकर, उससे हार कर। लेकिन 1555 फिर आता है, 1555 से 1556 में ये फिर से शासन करता है। तो बाबर का बेटा है, इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाबर की इच्छा ये थी कि वो अपना साम्राज्य हर बेटे को बांटे, यानी कि उसका जो भी शासन है उसको वो अपने बेटों में विभाजित करे, ऐसा उसका क्या था, सपना था। तो इसने अपने पिताजी के सपने को पूरा किया, और अब अपने पिता के इच्छानुसार अपने साम्राज्य को इसने अपने भाइयों में बांटा था। और आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हुमायूं या फिर किसके समकालीन था, तो
तो हुमायूं जो है शेरशाह सूरी के समकालीन था, या फिर शेरशाह सूरी किसके समकालीन था, तो ये हुमायूं के समकालीन था। अब आप लोगों से हुमायूं के युद्ध के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चौसा का युद्ध है वो लड़ता है शेर खां के साथ। शेर खां के साथ ये चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ता है और इसमें इसकी पराजय हो जाती है हुमायूं की। शेर खां इसमें विजयी होता है और इस युद्ध के बाद ये शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर शाह की उपाधि ये इसके बाद धारण करता है और उपाधि धारण करने के बाद इसने अपने नाम का खुतबा और सिक्के ढलवाए थे शेरशाह सूरी ने। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और 1 साल बाद फिर से युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, और इस युद्ध को कहा जाता है कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। 1540 आप लोगों को ध्यान में रखना है, कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। इसमें शेरशाह सूरी फिर से विजयी हो जाता है और इस प्रकार है जो कि हुमायूं देश छोड़कर भाग जाता है और दिल्ली में और आगरा में शेरशाह सूरी अपना शासन स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम शेरशाह सूरी के बारे में भी अभी देखेंगे, लेकिन एक युद्ध और देख लेते हैं। 1540 से अगर हम बात करें 1540 से 1555 तक ये सिंध क्षेत्र में चला जाता है और वहाँ पर हमीदा बानो बेगम से ये क्या करता है, विवाह करता है। जब वहाँ पर विवाह करता है तो उससे एक बेटे की संतान की प्राप्ति इसको होती है, जिसका नाम ये अकबर रखता है। तो अकबर को हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग देखो कि 1555 में ये दोबारा दिल्ली की ओर आता है और युद्ध करता है यहाँ पर। उस समय इसका एक साथी है जो कि सेनापति आ जाता है, जिसका नाम है बैरम खां। बैरम खां की मदद से ये सरहिंद का युद्ध क्या करता है, जीतता है। इस सरहिंद के युद्ध में कौन कौन थे, एक तरफ तो था शेरशाह सूरी जिसको हम सिकंदर सूरी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी तरफ था बैरम खां, अकबर और हुमायूं। हुमायूं का बेटा अब बड़ा हो चुका है, 12 से 13 वर्ष की इसकी उम्र होती है और इसका सेनापति है जो कि कुशल सेनापति है और इसकी बहादुरी से ही ये युद्ध जीतता है हुमायूं। और इस प्रकार है जो कि 1555 में दोबारा इस गद्दी पर बैठता है। 1 साल बाद अगर हम बात करें 1556 की, तो दिल्ली में इसने पुस्तकालय बनाया था अपना, वहाँ पर ये पुस्तकें पढ़ा करता था और पुस्तकालय में सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों से गिरकर ये क्या हो जाता है, मर जाता है। ये पुस्तकालय कहाँ पर है, ये शेरे मंडल में है, जो कि दीन पनाह भी आप लोग इसको कह सकते हैं, दीन पनाह में है ये। उसके बाद हुमायूं से आप लोगों को एक और बात ध्यान में रखनी है कि एक पुस्तक है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा एक पुस्तक है जो कि हुमायूं के बारे में है। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। गुलबदन बेगम कौन है, बाबर की बेटी है और हुमायूं की सौतेली बहन है। ये गुलबदन बेगम कौन है, हुमायूं की सौतेली बहन और बाबर की बेटी है ये। अब हम शेरशाह सूरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सूर वंश यानी कि इसको हम कहते हैं इस काल को 1540 से 1555 ईस्वी के बीच में। तो शेरशाह सूरी है जो कि यहाँ पर शासन करता है, जिसका बचपन का नाम आप लोगों से पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका बचपन का नाम था फरीद या फिर फरीद खां। गद्दी में बैठने के बाद इसने सबसे पहले रोहतास गढ़ का किला बनाया। आप लोगों से पूछा जा सकता है और पूछा गया है बहुत बार कि रोहतास गढ़ का किला किसने बनाया था, तो ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। उसके बाद इसने उपाधि धारण की थी हजरत आला की और शेर खां की। शेर खां की उपाधि इसको एक बिहार के शासक थे उन्होंने दी थी, क्योंकि इसने अपनी तलवार से एक बार में शेर को मार दिया था, जिसके कारण इसको शेर खां की उपाधि से नवाजा गया है। इसका मकबरा आप लोगों से पूछा जाता है, इसका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद शेरशाह सूरी के कुछ काम भी हैं, जैसे कि इसने चांदी का रुपया चलाया और तांबे का दाम चलाया। तो चांदी का रुपया या फिर तांबे का दाम किसने चलाया, तो ये शेरशाह सूरी ने चलाया। और इसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है 1541 में। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को शेरशाह सूरी से ध्यान में रखनी है। और इसने कबूलियत और पट्टा प्रथा भी
शुरू की थी भूमि व्यवस्था के लिए, भूमि मापन की व्यवस्था के लिए कबूलियत और पट्टा व्यवस्था। इस पट्टा व्यवस्था में कबूलियत पर शपथ देनी पड़ती थी, तो कबूलियत पत्र इसको कहा जाता था। उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसके जो समकालीन हैं वो मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन हैं, जिन्होंने पद्मावत किताब लिखी है। तो पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? मोहम्मद जायसी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम याद होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेषासुर ने ही कराया था, इसके काल में ही इसको कराया गया था। और 1545 में कालिंजर विजय में ये जाता है, कालिंजर किले को विजय करने के लिए ये जाता है। और इस युद्ध में यहाँ पर कीरत सिंह हैं जो कि कालिंजर के शासक थे। कौन थे? कीरत सिंह। तो कीरत सिंह के साथ ये युद्ध करता है और वहाँ पर उक्का नामक एक इसका क्या होता है? अग्निशास्त्र होता है। उसको चलाने पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उक्का नामक अग्निशास्त्र से इसकी कालिंजर के किले में मृत्यु हो जाती है। इतनी बात है जो कि आप लोगों को शेषासुर से ध्यान में रखनी है। तो अब हम बात करेंगे 1556 ईस्वी में, जो कि अकबर आ जाता है 1556 से 1605 तक। इसके बचपन का नाम अगर हम बात करें तो हुमायूं ने इसके बचपन का नाम जलाल रखा था। और 1556 में इसका राज्याभिषेक किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने कहाँ पर इसका राज्याभिषेक किया था? तो कालानौर पंजाब में। पंजाब में इसका राज्याभिषेक किया था 1556 ईस्वी में। मात्र ये उस वक्त मेरे ख्याल से ये कितने वर्ष का था? 14 वर्ष का ये शासक था। तो इतनी छोटी आयु में ये क्या बनता है? दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और बैरम खां है जो कि इसका संरक्षक बनता है, क्योंकि ये अल्प आयु है। जब ये अल्प आयु है तो इसको समझ नहीं है अभी शासन चलाने की। तो हुमायूं का जो सेनापति था बैरम खां, वो क्या करता है? इसको संरक्षित करता है। इसलिए आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि अकबर का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो 1560 ईस्वी तक बैरम खां है जो कि इसको संरक्षित करता है। और ये इसका सेनापति और वकील के रूप में काम करता है बैरम खां। 1561 में इसकी मृत्यु कर दी जाती है। तो 1560 से 1562 के बीच का जो काल होता है उसको पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है, अकबर के काल में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस समय इसकी मौसी जो थी जीजी अनगा, महाअनगा, ये लोग शासन करते हैं, इसलिए इसको पर्दा शासन या फिर पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे अकबर की कुछ महत्वपूर्ण लड़ाई, जैसे कि आप पानीपत का युद्ध देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा जाता है। अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ा जाता है और अकबर इसमें विजय प्राप्त करता है। तो हेमू की है जो कि ये पहली हार होती है। इससे पहले इसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी उसमें ये हेमू जीता था, लेकिन अकबर के साथ ये मात खा जाता है। अब हम बात करेंगे 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को ये हराता है। और ये महाराणा प्रताप कौन है? मेवाड़ के शासक हैं। मेवाड़ के शासक हैं महाराणा प्रताप, आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? 1572 में ये गुजरात पर दूसरा आक्रमण करता है और यहीं पर इसने पहली बार समुद्र को देखा था और पुर्तगालियों से ये यहाँ पर मिला था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम अकबर ने समुद्र कब देखा था? तो ये इसने गुजरात आक्रमण के दौरान देखा था 1572 में। अब आप लोगों से इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो 1562 की अगर हम बात करें तो इसने दास प्रथा का अंत किया था। और 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसको इसने समाप्त किया था। जजिया कर जो कि गैर हिंदुओं पर, गैर मुस्लिमों पर ये लगाया जाता था जजिया कर, तो 1564 में इसने समाप्त कर दिया था। और 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और फतेहपुर सीकरी में इसने आगरा में है ये, यहाँ पर इसने राजधानी
बनाई थी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, तो ये अकबर ने बनाया था। और 1572 जिस समय ये गुजरात आक्रमण करता है, उस आक्रमण के बाद, गुजरात विजय के बाद इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इबादत खाने की भी इसने स्थापना की थी, क्योंकि ये धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति माना जाता है, धार्मिक सहिष्णु शासक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है मुगल काल में कि ये धार्मिक सहिष्णु शासक था। तो 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना की, जहाँ पर सभी जो उलमाए हैं, जो भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो आते थे और अपनी बात को रखते थे। और इसका निर्णय है जो कि अंतिम निर्णय खुद बादशाह स्वयं लेता था। उसके बाद इसने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की, और मजहर की घोषणा में इसने क्या किया कि जितने भी धर्म हैं उन सभी के धर्म गुरुओं को इस इबादत खाने में इसने आमंत्रित किया, जिसको हम मजहर बोलते हैं। इसने एक नए धर्म की भी स्थापना की, जिसको हम दीन इलाही धर्म बोलते हैं। 1582 में इसने इसकी स्थापना की थी। आप लोगों से कालक्रम भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार है जो कि इसके कार्य हैं। और इसने इलाही संवत की भी शुरुआत की थी 1583 में, और राजधानी इसने लाहौर स्थानांतरित की थी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो दीन इलाही धर्म इसने चलाया था, उसको मानने वाला एकमात्र हिंदू था, जिसका नाम है बीरबल। बीरबल, जिसका नाम है महेश दास। महेश दास के नाम से भी उनको जाना जाता है, बीरबल को। तो इन्होंने इलाही धर्म को है जो कि अपनाया था, या फिर इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू था ये। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अकबर के समकालीन सूफी संत कौन हैं, तो वो है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती है जो कि इसके समकालीन हैं। और आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी। मनसबदारी प्रथा की तो अकबर ने की थी। सैन्य व्यवस्था से ये संबंधित था, तो सेना का पद से ये संबंधित था। ओहदा था एक प्रकार का सेना में, जिस प्रकार आप लोग अभी देखते हैं कैप्टन, कर्नल वगैरह। तो इसी प्रकार सेना में इनका कद हुआ करता था, हैसियत थी ये एक प्रकार की मनसबदारी। तो मनसबदार क्या है, एक प्रकार का पदवी है। अब आप लोगों से इसकी स्थापत्य कला भी पूछी जा सकती है कि इसने किस किस चीज़ का निर्माण कराया। तो इसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में है। आगरा का लाल किला इसने बनवाया। फतेहपुर सीकरी में इसने शीश महल बनाया, और जोधाबाई का महल भी इसने बनाया। पंच महल इसने बनाया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया। इलाहाबाद का किला बनाया, लाहौर का किला बनाया। ये सभी काम इसने किए थे स्थापत्य कला में। उसके बाद इसके शासनकाल में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसको हम अकबर के 9 रत्न कहते हैं। इनसे भी आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला नवरत्न आप लोगों से पूछा जाएगा अगर अबुल फजल के बारे में, तो ये एक इतिहासकार है, लेखक भी है, और एक सेनापति के रूप में भी ये काम करता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी जो कि अकबर की जीवनी है, जिसका नाम है अकबर नामा या फिर आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी या फिर अकबर नामा। दूसरा इसके दरबार में है फैजी, जो कि इसका दरबारी कवि है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और तानसेन से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन का संबंध किससे है, तो ये एक प्रकार का एक संगीतकार था अकबर के शासनकाल में, और इसके बचपन का नाम था राम तनु पांडे। संगीतकार राम तनु पांडे इनके बचपन का नाम था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बीरबल था, और बीरबल क्या था, इसका सलाहकार भी था, कवि भी था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इनके बचपन का नाम था महेश दास। तो बीरबल के बचपन का नाम भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, तो महेश दास है इनके बचपन का नाम। और इनकी एक उपाधि है, और उपाधि क्या है, कविराज, और दूसरी है उपाधि राजा। तो बीरबल की उपाधि है कविराज और राजा, और ये जो राजा है वो अकबर के द्वारा इसको उपाधि दी गई है। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बीरबल को राजा की उपाधि या कविराज की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो आप बोलेंगे अकबर के द्वारा। राजा टोडरमल से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कौन थे, तो ये वित्त मंत्री थे या फिर राजस्व मंत्री थे। वित्त या फिर राजस्व मंत्री ये थे अकबर के शासनकाल में। मानसिंह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये छठे हैं जो कि रत्न हैं इसके, और अकबर के ये क्या हैं,
प्रधान सेनापति हैं? सेना के प्रधान सेनापति हैं मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के राणा सांगा के विरुद्ध यही है जो कि लड़ते हैं, मानसिंह। उसके बाद आप देखेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि एक कवि हैं, इसके दरबार में हैं। हकीम हुमाम भी इसके दरबार में हैं जो कि रसोई घर का प्रधान है। और मुल्ला दो प्याजा भी इसके शासनकाल में एक नवरत्न है जो कि अकबर का सेनापति या फिर वजीर था। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन राजा टोडरमल हो गया, मान सिंह हो गया, बीरबल हो गया या फिर तानसेन हो गया, अबू फजल हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर 1606 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको सिकंदरा, जहाँ पर है ये आगरा में इसको दफनाया जाता है और यहीं पर इसका मकबरा है। तो आप लोगों से इसके मकबरे से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो ये सिकंदरा आगरा में स्थित है। तो इस प्रकार है जो कि आप लोगों को इससे ध्यान में रखना है और आप लोगों के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसको बता देना। अभी मैंने ठीक है, इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ और टॉपिक लेके मुगल काल को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक